वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो जितनी भी ब्रांचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार एसएससी जेई ने अपना कुछ एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। इसके बारे में आप सभी को ही पता होगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। पहले ओल्ड पैटर्न में क्या होता था और अभी जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी स्ट्रेटेजी और जो मैं पढ़ाई कर रही हूं उसमें मुझे क्या चेंजेस करने होंगे, ये गाइडेंस होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग जानते हैं कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग एसएससी जेई हमारे दो एग्जाम्स कंडक्ट कराता था। तो पहला एग्जाम जिसे हम लोग प्री एग्जाम कहते थे और एसएससी जेई प्री, और दूसरा होता था एसएससी जेई मेंस। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री का पैटर्न अभी भी सेम है। हमारा टोटल 200 मार्क्स का मतलब 200 मार्क्स का ये प्री का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 120 मिनट जो है वो सॉल्व करने के लिए दिए जाते थे। लेकिन क्या था कि पहले अगर हम बात करें तो हर एक अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसका 1/4 जो होता था वो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती थी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आप थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो करोगे वो थोड़े से ज्यादा कर पाते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता था कि इसका सवाल का आंसर ये होगा, तो आप उस आइडिया से भी उसको अटेम्प्ट कर देते थे, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग कितनी होती थी, 1/4 होती थी। और जैसा अभी के पैटर्न को अगर मैं बताऊं, जिसको हमने अब जिसको एसएससी ने नाम दिया है सीबीटी 1, तो अभी भी आपका टोटल 200 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स तो सेम है। अब आपका जो पैटर्न में चेंज आया है वो 1/3 हो गई है पहले से नेगेटिव मार्किंग। और 1/3 का मतलब ये है कि अब जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो पहले के जैसे तुक्का मार के नहीं करने हैं। पहले होता था तुक्का मार लिया, आइडिया लगा, कर भी दिया। लेकिन अब आपका क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, तो अब आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं हो सकता है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े से कम हो जाए। ठीक है, तो मैं पहले बता दूंगी कि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि इस बार की कट ऑफ कितनी जानी है। वो डिपेंड कर जाएगा आपका एग्जाम, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। और एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ और मैं एक और पॉइंट यहां डिस्कस करूंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूं कट ऑफ पुरानी कोई मैटर नहीं करने वाली। अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम थोड़े ज्यादा कर पाते थे क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो पहला डिफरेंस तो ये है। और बाकी अगर हम बात करें मैम 200 मार्क्स में से जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मार्क्स का, वो 50 + 100 जो कि अभी भी सेम है। 100 हमारा टेक्निकल है और 100 हमारा नॉन टेक्निकल है, जिसमें से 50 नंबर तो आपके सीधे सीधे रीजनिंग के होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि पूरा पहले जो पैटर्न होता था उसमें हमारा मेंस का एग्जाम होता था, है ना, सभी लोग जानते हैं। अब मेंस का जो एग्जाम होता है वो कैसा होता है मैम, सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव में अगर आप लोगों ने ये एग्जाम दिया है, आप में से कुछ लोगों ने पहले भी मेंस लिखा होगा, आप लोग जानते हैं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे। और इवन अगर आपको उसका थ्योरी पता है तो आप उस थ्योरी को वहां पर लिख कर आ जाते थे और आपको यहां पर उसके मार्क्स भी आसानी से मिल जाते थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लिखना ज्यादा आसान होता है और आपको मार्क्स आसानी से मिल जाते थे। और अगर आप पिछले 10 से 15 सालों के क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर भी लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार मुझे मेंस के लिए वही 10 से 15 सालों के न्यूमेरिकल्स, उसी पैटर्न के न्यूमेरिकल्स, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं। और इस बार भी जो मेंस का पेपर हुआ था, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वैसे थे जो हमारे पिछले कुछ एग्जाम्स में आते थे। मतलब मैं क्या बोलूंगी कि जो पहले मेंस का पेपर होता था, जो सब्जेक्टिव होता था, उसमें ज्यादा इजी होता था स्कोर करना। इसीलिए हम बोलते थे कि जो हमारा प्री का एग्जाम है उसमें जिसने नॉन टेक्निकल पर फोकस किया,
प्री के एग्जाम में जिसने नॉन टेक्निकल पर फोकस किया वही हमारा रैंक डिसाइड करेगा कि जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के ज्यादा किए, क्योंकि टेक्निकल सब पढ़कर जाएंगे और जो हमारा मेंस का पेपर है उसमें मैक्सिमम लोग अपना मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये नहीं सोच सकते किसका रैंक आएगा। तो रैंक जो है वो कौन डिसाइड करता था? नॉन टेक। इसलिए आपको बोला जाता था कि ये वाले जो 100 नंबर है इस पर आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है। लेकिन अभी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, मैं यहां पर आपको बोलूंगी अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आप चेंज ला सकते हो, अगर आपको मेरी एडवाइस, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई लॉजिक है तो अगर मैं बोल रही हूं कि अभी हमारा CBT 2 जो है ना, आपको पता है CBT 2 तो प्योर टेक्निकल है, लेकिन टेक्निकल होने के साथ साथ मैम ये हमारा अब कैसा होने वाला है? MCQs इसमें आने वाले हैं। MCQs आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन मेरा 3 नंबर का होगा तो टोटल 300 मार्क्स बनेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए, इतने क्वेश्चंस को करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ लॉजिक देखेंगे ना, कंपैरिजन करके भी, यहाँ पर आपको 2 घंटे मिल रहे हैं 200 क्वेश्चंस करने के लिए, और यहां पर आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं 100 क्वेश्चंस करने के लिए। तो किसमें टेक्निकल का लेवल ज्यादा होगा? आप अपने आप टाइम से भी आइडिया लगा सकते हो। तो अगर टेक्निकल का लेवल जो ज्यादा होगा वो हमारा CBT 2 एग्जाम में होगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि अब पहले के जैसे मेंस में आपके मार्क्स जो थोड़े से आसानी से आ जाते थे, अब वो उतना आसान नहीं रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हो और जिन्होंने पहले भी मेंस लिखा है या जो अब नए तरीके से तैयारी कर रहे हो, उनको अपना थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो जिस क्वेश्चन के लिए पूरा अच्छे से श्योर हो उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब बढ़ गई है। दूसरी बात ये, अगर आप अपना डेली रूटीन में जितनी भी देर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 12 से 13 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स आपको किसको देने हैं? 7 to 8 आवर्स अब आपको टेक्निकल को देने हैं, क्योंकि अब जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपकी रैंक कौन डिसाइड करने वाला है? अब नॉन टेक्निकल डिसाइड नहीं करेगा आपकी रैंक, अब सारी जो रैंक है वो आपकी टेक्निकल वाला पार्ट ही डिसाइड करेगा। और जिसका टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका एग्जाम या आपकी रैंक ज्यादा अच्छी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि CBT 2 पूरा आपका टेक्निकल है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो यहां पर होंगे उनका लेवल भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो मैं यही बोलूंगी कि जो पहले आप नॉन टेक्निकल को बहुत ज्यादा टाइम दे देते थे और उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, तो ये गलती मत करना। आप ज्यादा से ज्यादा अब जो कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो वो आपको टेक्निकल को टाइम देना है, क्योंकि अब आपकी रैंक कौन डिसाइड करने वाला है? ये जो CBT 2 की वजह से आपका अब टेक्निकल वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर नॉन टेक्निकल के लिए क्या किया जाए? उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन फिर भी नॉन टेक्निकल की भी तो वैसी ही इंपॉर्टेंस है। तो नॉन टेक्निकल के लिए आपको 50 मार्क्स जो आपके रीजनिंग के लिए है, और सभी फैकल्टीज आपको कहती हैं कि रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो डेली प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है डेली का 1 आवर मेरा फिक्स होना चाहिए रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन बाकी के जो बचे 50 नंबर है ना, इस 50 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है। अब टेक्निकल पर आपको ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है। ये वाले जो बाकी के 50 मार्क्स हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगी, साइंस आएगी, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, साइंस आएगी, पॉलिटी आएगी। तो अगर आप इन सभी के प्रीवियस ईयर करंट अफेयर के लिए, तो मैं ये बोलूंगी कि पिछले 6 महीने की और पिछले 1 साल की करंट अफेयर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर की क्लासेस इंजीनियर्स वाला चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से चलती भी है, अगर आपने देखी होगी, आशुतोष सर बहुत अच्छे से रिवाइज करवा रहे हैं, तो आप वहां से करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। तो पिछले कुछ टाइम पीरियड का करंट अफेयर एक साथ कवर करते जाओ, ठीक है। अब एक डेली पढ़ने वाला टाइम जो है वो निकल गया है, तो आप पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो। अगर मैं हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी जो बाकी वाला पार्ट है उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप SSC JEE के
जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। आपके पास जो भी नोट्स है आप वो नोट्स उठाओ, वहां से देखो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन नोट्स से नहीं बन रहे आप अपने नोट्स में उनको ऐड कर लो, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है कि आपने क्वेश्चन से नोट्स में वो पॉइंट लिख लिया, एग्जाम से पहले आपको आना चाहिए। रट्टा मारना है, आपको याद रखना ही पड़ेगा हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, जियोग्राफी से रिलेटेड चीजें, है ना, और साइंस से रिलेटेड चीजें। अगर ये क्वेश्चंस आप अपने सबसे पहले बेस्ट तरीके से याद रख लेते हो, अब आप श्योर हो गए हो कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे याद हो गए हैं, अच्छे से मुझे आते हैं, तो उसके बाद जो एसएससी जेई या एसएससी जो बाकी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो आप इन एग्जाम्स के भी ये वाले पार्ट के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भटक गए, कुछ भी पढ़ने लग गए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसका सिलेबस इतना वास्ट है, आप पढ़ते जाओगे कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कितने भी सालों पढ़ाई करते रहोगे वो हिस्ट्री चलती ही जाएगी, पर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि मेरा कम टाइम में मैं ज्यादा स्कोर कर सकूं। तो एसएससी जो बाकी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, आप इनके कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अरेंज कर लेते हो तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि भाई जो यहां पर मेरे कवर नहीं हुए थे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको अब जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसको पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि अब आपकी जो रैंक डिसाइड करने वाला है वो कौन करने वाला है, टेक्निकल करने वाला है। तो मेरा आज का ये सेशन लेने का मेन मोटिव यही था कि आपको मैं ये अवेयर कर दूं कि इस बार जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसमें तुक्का ना मारिए, और ऐसे ना करिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, क्योंकि 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। और सीबीटी 2 जो प्योर टेक्निकल है वो वही बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब मुझे अब अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम टेक्निकल को स्ट्रांग करने के लिए देना है, क्योंकि जिसने सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर लिया वो एसएससी जेईई को इस बार क्वालिफाई करेगा। और पहले के केसेस में ये अलग होता था, मेंस में आसानी से नंबर जो है वो मिल जाते थे, 10 नंबर 15 नंबर, इतना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो वो आसान था। तो आपको ये बोलूंगी, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दो, नॉन टेक्निकल को कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वहां से तैयारी करिए जो आपने, वो उनको रिवाइज करते रहो, टाइम टू टाइम उनको याद रखने की कोशिश करो। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अगर आप दे पा रहे हो, अगर आप एक अच्छे रिवीजन वाली स्टेज में हो तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं जो नहीं बन रहे हैं उनको अपने नोट्स में लिख लो। तो जो पॉइंट्स एग्जाम में जाने से पहले ऐसा लग रहा है कि ये सवाल नहीं बना, आप उनको अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनसे डीमोटिवेट ना होकर उनसे सीखो और उनको याद करो कि अगर यही क्वेश्चन मेरा पेपर में आ जाता है तो भी मैं इसमें गलती नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम से पहले ही पता चल गया कि यहां से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होके तैयारी करनी है, फ्यूचर के बारे में सोचकर तैयारी नहीं करनी है। आपने सिर्फ क्या सोचना है कि अभी मेरा एग्जाम है, एग्जाम के लिए मुझे अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, जो बाद में होगा, जो पेपर आएगा, जो पेपर का लेवल होगा, जो पेपर का यहाँ पर मतलब कितने मार्क्स, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स, वो सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जितना भी ये टाइम पीरियड है अभी से लेकर आपका एग्जाम का, उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही वो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब खाना पीना सोना एकदम बहुत ही कम कर दिया है, और क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार पेपर आ रहा है और हमें निकालना है और बहुत सारी पोस्ट है और एक अच्छा मौका है कि हम इस बार एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपको भी बस अपना ये जो लास्ट वाला टाइम है, इसमें जिसने बढ़िया से तैयारी कर ली उसका एग्जाम जरूर निकल सकता है। तो मैंने आपको बस एक थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉजिकल सा आइडिया दे दिया कि आपको अब अपनी तैयारी में थोड़ा सा जो चेंज करना है वो क्या करना होगा। तो ऐसे ही हम और बाकी सेशंस में मिलते रहेंगे। अगर आपको और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।